डियर स्टूडेंट्स, दुर्गा ट्यूटोरियल के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम आपको आज पढ़ाने जा रहे हैं 12th क्लास बायोलॉजी का रैपिड प्रिपरेशन कोर्स। एक यूनिट हम समाप्त कर चुके हैं, जैसा कि आप उसमें देखे होंगे। हाइलाइट्स, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स और लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स, ये पर यूनिट 4 लेक्चर हमारे हैं। उसके अलावा एक हमने मार्किंग स्कीम और सिलेबस का भी वीडियो आरपीसी के लिए अपलोड किया है। अभी तक आप हमारे 5 वीडियोज देख चुके हैं। ये आपके कोर्स का 5वां लेक्चर है। तो आइए शुरू करते हैं यूनिट 2, जिसका नाम है आनुवंशिकी और विकास। उस चैप्टर के प्रमुख बिंदु, जिसको हम हाइलाइट्स नाम दिए हैं। हाइलाइट्स के एक एक बिंदु पर अब हम विचार करते हैं। पहला बिंदु है संकरण, हाइब्रिडाइजेशन। संकरण का मतलब होता है कि 2 उपजातियों को जब हम आपस में क्रॉस कराकर एक मिक्स गुण वाले तीसरी जाति को प्राप्त करते हैं, तो उसको हम लोग संकर कहते हैं और इस प्रोसेस को संकरण कहते हैं। अगर आप संक्षेप में लिखना चाहें तो ऐसे लिखिएगा कि 2 उपजातियों को क्रॉस कराकर उनके संकर प्राप्त करने की क्रिया को संकरण कहते हैं। संकरण का आज के युग में बहुत अधिक महत्व है। संकरण क्रिया के द्वारा उन्नत नस्लों का विकास किया गया है और आज खाद्य समस्या को हल करने में इसकी बहुत बड़ी उपयोगिता है। आज आप देख रहे हैं कि कुछ गायें, भैंसें बहुत अधिक दूध दे रही हैं, तो विदेशी नस्ल और देसी नस्ल के संकरण क्रिया द्वारा उन्नत नस्लों का विकास किया गया, जिनमें विदेशी नस्लों जैसी उत्पादन क्षमता हो और वे भारतीय परिवेश में अपने अस्तित्व को बचाए भी रख सकें। इन दोनों गुणों को मिलाकर एक तीसरा गुण विकसित किया गया और आज इस संकर नस्ल के कारण हमारे यहाँ श्वेत क्रांति आई, यानी कि दुग्ध का उत्पादन बहुत ज़्यादा बढ़ा। इस तरह से खाद्य समस्या को हल करने में वनस्पतियों में भी और जंतुओं में भी ये संकरण काफी महत्वपूर्ण रहा है। आगे बढ़ते हैं। पैतृक गुण या आनुवंशिक गुण। तो आप जानते हैं, साधारण आदमी भी ये जानता है कि माता पिता का कोई न कोई गुण उसके बाल बच्चों में पाया जाता है। यानी कि कहने का मतलब कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कुछ गुण संचारित होते हैं। यह सामान्य रूप से भी जानकारी की बात है और इसको विज्ञान ने साबित भी किया है। तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचारित होने वाले गुण को हम लोग पैतृक गुण या आनुवंशिक गुण के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। तीसरा बिंदु है एक संकर क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो जब 2 पौधों के बीच एक इकाई लक्षण के आधार पर संकरण किया जाता है, तो वैसे संकरण को एक संकर क्रॉस के नाम से जाना
जाता है। अब आइए द्विसंकर क्रॉस की बात कर लें। तो एक संकर क्रॉस के बाद मेंडल ने अपने प्रयोगों में दो विपरीत जोड़ों के लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया, जिसे हम लोग द्विसंकर क्रॉस के नाम से जानते हैं। अब अगले बिंदु की बात करते हैं, अपूर्ण प्रभाविता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। थोड़ा सा प्रभाविता का मतलब हम आपको समझा दें। जब कोई संतान पैदा होता है तो आप जानते हैं कि माता और पिता दोनों तरफ से उसमें गुण आता है। तो कहीं पर माता से आए हुए गुण प्रभावी होते हैं और कहीं से पिता से आए हुए गुण प्रभावी होते हैं। तो जो गुण प्रभावी होता है उसको हम लोग प्रभावी गुण के नाम से जानते हैं, और जो गुण प्रभावी नहीं होता है उसको अप्रभावी गुण या अप्रभावी लक्षण के नाम से जानते हैं। तो विपरीत जोड़ों के गुणों में एक लक्षण दूसरे लक्षण के ऊपर अपूर्ण रूप से प्रभाव दिखाता है, इसलिए इसे अपूर्ण प्रभाविता के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं हम बहुविकल्पता की। जब किसी एक लक्षण के लिए दो से ज्यादा वैकल्पिक एलील जिम्मेवार हों तो ऐसे एलील को हम लोग बहुविकल्पी एलील एवं इस प्रकार की स्थिति को बहुविकल्पता के नाम से जानते हैं। इसको थोड़ा और बढ़िया से समझिए। जब कोई लक्षण किसी संतति में जाता है तो उस लक्षण के लिए दो से ज्यादा वैकल्पिक एलील जिम्मेवार हो जाए तो ऐसे एलील को हम लोग बहुविकल्पी एलील कहते हैं, और इस प्रकार की स्थिति को हम लोग बहुविकल्पता के नाम से जानते हैं। अब हम बात करेंगे विनिमय या क्रॉसिंग ओवर की। सहलग्न जीनों का पुनर्योजन जिस प्रक्रिया के द्वारा होता है उससे हम लोग विनिमय या क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। यानी कि विनिमय या क्रॉसिंग ओवर एक प्रोसेस है, एक जय प्रक्रिया है। कैसी जय प्रक्रिया है? तो सहलग्न जीनों के पुनर्योजन की जय प्रक्रिया है। वह प्रक्रिया जिसमें एक क्रोमोसोम पर स्थित जीनों का एक समूह सहजात क्रोमोसोम पर स्थित समान जीनों के समूह से स्थान परिवर्तन करता है, उसको हम लोग क्रॉसिंग ओवर के नाम से जानते हैं। अब हम बात करेंगे सहलग्नता की। तो एक ही क्रोमोसोम पर उपस्थित वे जीन अथवा अलील जो अर्धसूत्री विभाजन के समय एक दूसरे से बिना पृथक हुए उसी स्थिति में पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते रहते हैं, एक दूसरे से सहलग्न होते हैं, और ऐसी घटना को सहलग्नता कहते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, सहलग्नता एक घटना है। कैसी घटना है? तो ऐसी घटना है जिसमें एक ही क्रोमोसोम पर उपस्थित जीन या एलील अर्धसूत्री विभाजन के समय एक दूसरे से बिना अलग हुए पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते रहते हैं और एक दूसरे से
संलग्न होते हैं। इसको हम लिंकेज के नाम से भी जानते हैं। कभी कभी संलग्नता न पूछकर ऐसे प्रश्न पूछ जाता है कि लिंकेज से आप क्या समझते हैं, तो थोड़ा सा इंग्लिश टर्म पर भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब हम बात करेंगे न्यूक्लिक अम्ल की। तो न्यूक्लियस के भीतर पाए जाने वाले अम्ल को हम लोग न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए। न्यूक्लियस के बारे में अगर आप डिटेल जानना चाहते हैं तो हमने 9th क्लास का एक बायोलॉजी अपलोड किया है कोशिका की बनावट के ऊपर। आपको हमारे इसी चैनल पर मिल जाएगा, आप उस लेक्चर को जाकर देखिएगा, थोड़ी जानकारी आपकी अच्छी हो जाएगी। ये लीजिए, अब 10वें बिंदु की बात कीजिए। एस टाइप एवं आर टाइप, ये जीवाणुओं का टाइप है, ध्यान दीजिएगा। जीवाणु के एस टाइप और आर टाइप, एस मतलब स्मूथ और आर मतलब रफ। तो एस टाइप के जीवाणुओं की कोशिका भित्ति गोंद जैसी चिपचिपी पदार्थ से घिरी रहती है, इसलिए इसे पुटी युक्त रूप कहते हैं और ये जीवाणु रोग पैदा करते हैं। ध्यान दीजिएगा, एस टाइप जीवाणुओं की कोशिका भित्ति गोंद जैसे चिपचिपी पदार्थ से घिरी रहती है, इसलिए इसको हम लोग पुटी युक्त रूप कहते हैं और यही जीवाणु रोग पैदा करते हैं। आर टाइप के जीवाणुओं की कोशिका भित्ति में पुटी या कैप्सूल नहीं मिलता है, इसलिए इसे झुर्रीदार प्रभेद कहते हैं, यानी कि इसको आर टाइप, रफ टाइप हम लोग जीवाणु या बैक्टीरिया कहते हैं। यानी कि ध्यान देने की बात है कि प्रत्येक बैक्टीरिया से रोग नहीं फैलता है। एस टाइप बैक्टीरिया से रोग फैलता है, आर टाइप बैक्टीरिया से रोग नहीं फैलता है। चलिए अब चलते हैं अगले बिंदु की ओर। अब बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन की। डीएनए से आनुवंशिक सूचनाओं का एमआरएनए में स्थानांतरण को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। इसको समझिए, ट्रांसक्रिप्शन क्या है? आनुवंशिक सूचनाओं का स्थानांतरण है। तो स्थानांतरण कहीं न कहीं से कहीं न कहीं पे होता है। तो डीएनए से आरएनए में, एमआरएनए में कहिए अगर और क्लियर कहना चाहते हैं तो डीएनए से एमआरएनए में आनुवंशिक सूचनाओं के स्थानांतरण को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। यानी कि ट्रांसक्रिप्शन क्या है? तो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आनुवंशिक सूचनाओं का स्थानांतरण होता है। किससे? डीएनए से एमआरएनए में। ट्रांसक्रिप्शन क्रिया डीएनए द्विगुण से मिलती जुलती है और आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम द्वारा यह क्रिया संपन्न होती है। यानी कि ट्रांसक्रिप्शन क्रिया में मदद कौन करता है? तो एक एंजाइम है, उस एंजाइम का नाम है आरएनए पॉलीमरेज। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ट्रांसलेशन की। तो एमआरएनए में उपस्थित आनुवंशिक सूचनाओं के अनुरूप एमिनो अम्लों से प्रोटीन का संश्लेषण ट्रांसलेशन कहलाता है। यानी कि ट्रांसलेशन क्या है? एक तरह से प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया है। लेकिन यह प्रोटीन संश्लेषण कैसे होता है? एमिनो अम्ल से होता है
और mRNA में उपस्थित आनुवंशिक सूचनाओं के अनुरूप होता है। जिस तरह की mRNA में आनुवंशिक संरचनाएं उपस्थित रहेंगी, उसी प्रकार का प्रोटीन संश्लेषण जो एमिनो अम्लों से होगा। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं मानव जीनोम परियोजना की। आनुवंशिक अभियांत्रिक तकनीकों में निरंतर विकास होने से डीएनए खंड को विलगित करना एवं इसका क्लोन तैयार करना अब संभव हो गया है। मानव जीनोम परियोजना एक बड़ी योजना है जो विभिन्न मानव हितकारी उद्देश्यों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। यानी कि मानव जीनोम परियोजना क्या है बाबू? तो आनुवंशिक अभियांत्रिक तकनीक के द्वारा डीएनए के खंड को विलगित करके इसका क्लोन तैयार करने की प्रक्रिया है। आगे बढ़ते हैं। आइए अब बात करते हैं स्वतः जनन की। इस मत के अनुसार अधिकांश जंतुओं की उत्पत्ति स्वतः अजीवी पदार्थों से होती है। यानी कि यह मत कहता है कि अधिकांश जंतु निर्जीव पदार्थों से पैदा हुए हैं। यह विचार मिस्र में सबसे पहले चर्चा में आया। मिस्र वासियों का विश्वास था कि नील नदी के कीचड़ के सूखने के बाद मछली, मेढक, सांप, घड़ियाल इत्यादि जीवित जंतु अपने आप पैदा हो जाते हैं। इस मत के प्रवर्तकों के अनुसार मक्खियाँ मांस से तथा तितलियाँ छेना से उत्पन्न होती हैं। अब आप समझ लीजिए कि ये विचार आज जो है वो तो एक बच्चा भी एक्सेप्ट नहीं करेगा कि कहीं पर पाँख सूख जाए तो उसे मेढक पैदा हो जाएगा, घड़ियाल पैदा हो जाएगा, कहीं पे छेना रख दीजिए तो उसे तितली बन जाएगी। तो अब तो ये बच्चा भी स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन ये पुराने जमाने की बात है। एक विशेष सृष्टि का नियम आया। इस नियम के अनुसार, इस मत के अनुसार जीव की उत्पत्ति किसी अलैंगिक शक्ति के द्वारा एक बार अथवा थोड़े थोड़े समय के अंतराल पर हुई है। ये विचार भी मान्यता प्राप्त नहीं कर पाया। इसके बाद एक और सिद्धांत की बात करते हैं, क्रोमोजोइक सिद्धांत। आर्हेनियस ने 1903 ईस्वी में कहा था कि जीव की उत्पत्ति हुई ही नहीं, वरन पदार्थों की भांति वे इस ग्रह पर हमेशा से विद्यमान रहे। आर्हेनियस ने 1903 ईस्वी में बिल्कुल एक अलग ही बात कह दिया। उसने कहा कि जीव पैदा नहीं हुए थे, जब से धरती है, जब से पृथ्वी है, उस पर जीव जैसे आज हैं वैसे पहले थे। किंतु हम जानते हैं कि तत्व ही इस पृथ्वी पर हमेशा से नहीं रहा है, तो फिर जीव हमेशा से कैसे विद्यमान रह सकता है। उनकी दूसरी परिकल्पना के अनुसार जीवन की उत्पत्ति अन्य ग्रह पर हुई और वहां से वे पृथ्वी पर स्थानांतरित हुए। यह मत भी मान्यता प्राप्त नहीं कर पाई। अब प्राकृतिकवादी सिद्धांत की बात करते हैं। तो इस सिद्धांत के प्रवर्तकों का कहना है कि आदि समुद्र में जीव अनुकूल वातावरण में स्वतः उत्पन्न हुआ। उस समय समुद्र में अन्य पदार्थों के अतिरिक्त प्रचुर मात्रा में अनेक कार्बनिक पदार्थ भी उपस्थित थे जो जीवों में भी पाए जाते हैं, और अधिकांश आधुनिक वैज्ञानिक इस सिद्धांत से काफी सहमत थे। इसको थोड़ा डिटेल में समझिए कि प्राकृतिकवादी सिद्धांत के विद्वानों का मानना है कि जो पदार्थ, जो कार्बनिक पदार्थ
जीवों में पाए जाते हैं, वही कार्बनिक पदार्थ समुद्र में भी पाए जाते हैं। इस आधार पर ये लोग बोले कि समुद्र में अनुकूल वातावरण प्राप्त करके जीव कार्बनिक पदार्थों से स्वयं उत्पन्न हुए हैं। और अधिकांश आधुनिक वैज्ञानिक इस सिद्धांत से कुछ हद तक सहमत हैं। इस सिद्धांत को पूर्णतः नहीं नकारा गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं समजात अंग की। तो जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, जिन अंगों की उत्पत्ति और संरचना एक जैसी होती है लेकिन उनके काम अलग अलग होते हैं, ऐसे अंगों को हम लोग समजात अंग के नाम से जानते हैं। यानी कि इन अंगों में समान उद्भव और संरचना होते हैं किंतु कार्य एक दूसरे से भिन्न होते हैं। असमजात अंग की बात कर लें तो ये अंग समान कार्य वाले होते हैं, एक जैसा कार्य दिखाते हैं, किंतु इनका उद्भव जो है वह भिन्न भिन्न होता है, जिसके कारण इनकी आधार संरचना भी भिन्न होती है। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं योजक करी की। तो कुछ ऐसे जंतु हैं जो जंतुओं के दो दलों के बीच रिक्त स्थान की पूर्ति करते हैं और इन जंतुओं में दोनों दलों के जंतुओं के लक्षण पाए जाते हैं। ऐसे जंतुओं को योजक करी के नाम से जानते हैं। यानी कि कुछ जंतु में दो समूह के लक्षण पाए जाते हैं और ऐसा माना जाता है कि ये जीव दोनों समूहों के बीच की एक कड़ी है, इसलिए इनको योजक कड़ी के नाम से जाना जाता है। अवशेषी अंग की बात कीजिए तो ये जंतुओं में पाए जाने वाले अवनत और बेकार अंग होते हैं। यानी जो अंग जंतुओं में कोई काम के नहीं होते हैं उनको अवशेषी अंग कहते हैं। जैसे मनुष्य के शरीर में जो अपेंडिक्स होता है वह एक अवशेषी अंग है, उस अंग का कोई काम नहीं होता है। जैसे दौड़ने वाले पक्षियों के अवनत और बेकार पंख, सर्पों का दाहिना फुफ्फुस, और हमने बता दिया कि मनुष्य का अपेंडिक्स पहले ही आपको, इसको हम लोग आंत्रपुच्छ के नाम से भी जानते हैं। अब हम सतत अस्तित्ववाद की बात करेंगे। तो इस वाद के अनुसार पृथ्वी पर रहने वाले सभी प्रकार के जीव अपरिवर्तनशील हैं। यह थ्योरी, यह सिद्धांत कहता है, जिसको कहते हैं सतत अस्तित्ववाद, यह कहता है कि नहीं, जीवों में बदलाव नाम का कोई चीज नहीं हुआ है। ये आदि काल से ही जीव पहले जैसे थे आज भी वैसे ही है, इनमें कोई चेंजिंग नहीं आया है। ये सृष्टि के आरंभ में भी वैसे ही थे जैसे आज हैं और भविष्य में भी इनमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होगा। प्रलय होगा, जीव समाप्त होंगे, लेकिन पूर्णतः नहीं समाप्त होंगे, फिर अस्तित्व में आएंगे। उत्पत्ति विनाश की प्रक्रिया प्रकृति में चलती है, चलती रहेगी, लेकिन जीवों के में कोई बदलाव नहीं होता है। ये जीव पहले भी अस्तित्व में थे और आज भी अस्तित्व में रहेंगे। अब हम विशिष्ट सृजनवाद की बात कर लें तो लगभग सभी धर्म के लोग मानते हैं कि किसी अलौकिक शक्ति ने सृष्टि का निर्माण किया है। यह ऐसा सिद्धांत है जिसको विज्ञान से ज्यादा धर्म के जगत में मान्यता मिली और आज भी बरकरार है। इन लोग का कहना है कि कोई अलौकिक शक्ति दुनिया का सृष्टि का निर्माण की है और इस वाद की पुष्टि फादर सुयारेज ने किया। उनका कथन था कि संसार को 6 दिनों में रचा गया,
और इसमें पाए जाने वाले जीव भी बने। और ये विशेष शक्ति को धर्म की दुनिया में कोई अल्लाह कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई गॉड कहता है, विभिन्न नामों से लोग इसको पुकारते हैं। खैर, हम लोग विज्ञान की बात करते हैं और इस सिद्धांत को वैज्ञानिक जगत में मान्यता नहीं मिला। प्रलयवाद की बात कर लें तो इस वाद का प्रतिपादन फ्रांस के जीवाश्म वैज्ञानिक और शरीर रचना विज्ञान के विद्वान कुरियर ने किया। और जीवाश्मों का अध्ययन करने के बाद उन्हें पता चला कि जीवाश्म रूप जंतुओं का जीवित प्रतिनिधि इस पृथ्वी पर मौजूद नहीं है। उनका कहना था कि किसी एक युग में रहने वाले जीव युग के अंत में नष्ट हो जाते हैं और फिर नए जीवों की सृष्टि होती है। ये अलग बात कह दिए। ये कहते हैं कि जो दुनिया है, जो सृष्टि है, जो प्रकृति है, इसमें जो जीव हैं, प्रलय के बाद ये जीव नष्ट हो जाते हैं और फिर नए जीवों की सृष्टि होती है, नए जीव उत्पन्न होते हैं। इस वाद के प्रतिपादक हमने बताया कि फ्रांस के जीवाश्म वैज्ञानिक और शरीर रचना विज्ञान के विद्वान कुरियर ने किया था। अब लामार्कवाद की बात कर लेते हैं। लामार्कवाद काफी इंपॉर्टेंट चीज है। लामार्क एक बड़े दार्शनिक और जीव वैज्ञानिक और काया विज्ञान शास्त्री थे। यही सर्वप्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्रम विकासवाद का एक पूरा विवरण दुनिया के सामने रखा। सर्वप्रथम इनका सिद्धांत फिलोसफिक जूलॉजिक नामक पुस्तक में 1809 में प्रकाशित हुआ था और इनके सिद्धांत को लामार्कवाद के नाम से जाना जाता है। और ये कहते हैं कि जीवों का विकास जो है क्रमिक रूप से हुआ है। क्रमिक रूप से कहने का मतलब कि पहले छोटे छोटे जीवों का विकास हुआ है और उससे बड़े बड़े जीवों का विकास हुआ है। और यह सिद्धांत विज्ञान जगत में लोकप्रिय है, मान्यता प्राप्त है। इसी के साथ आज का हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है और हम आपको इसके बाद वाले लेक्चर में यूनिट 2 में जो भी चैप्टर हैं उन सभी चैप्टर के एक साथ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसको पढ़ाएंगे। इसके बाद फिर इस यूनिट का शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन आपको पढ़ाएंगे। एक विशेष जानकारी आपको दे दें कि अब हम वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं। हमारे दुर्गा ट्यूटोरियल का वेबसाइट लॉन्च कर दिया गया है जिसका लिंक है www.durgatutorial.com। वहाँ पर आप हमारे वीडियो लेक्चर के नोट्स जो है वह प्राप्त कर सकते हैं। अगर कोई नोट्स अवेलेबल नहीं होता है तो आप थोड़ा सा समय का प्रतीक्षा कीजिएगा। धीरे धीरे सारे नोट्स वहाँ पर अवेलेबल करा दिए जाएंगे और भी बहुत तरह की महत्वपूर्ण सूचनाएं आपको मिलेंगी। आपकी परीक्षा में अच्छी सफलता की शुभकामना के साथ इस लेक्चर को सुनने के लिए हम धन्यवाद देते हैं। इंतजार कीजिए हमारे दूसरे लेक्चर का। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आसानी से मिलता रहे। थैंक यू, धन्यवाद।